आज के लेक्चर में हम लोग उन पार्टिकल्स का काइनेमेटिक्स देखेंगे जो किसी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी पर चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम किसी टर्न पर अपनी व्हीकल को मोड़ते हैं, या फेरिस व्हील जो गोल बड़ा झूला होता है मेलों में लगता है उसमें बैठे हैं तो उसका मोशन कैसे है, या किसी स्टोन को हमने रस्सी से अटैच कर दिया और उसको रोटेट किया तो उसका डायनेमिक्स या काइनेटिक्स क्या है, उसको स्टडी करेंगे। ठीक, उस तरह के मोशन को समझेंगे बेसिकली कह सकते हैं। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो क्या है वो अपने को समझना है। जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्किल पे चलता है, सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल हम लोग ले रहे हैं और ये पार्टिकल जो है यहाँ ऐसे सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। ओके, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। तो जब कभी भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे चलता है तो किसी भी इंस्टेंट पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी हमेशा सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। हमेशा जो वेलोसिटी उसको मिलेगी हमेशा किस डायरेक्शन में मिलेगी? सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिलती है। तो एक सिंपल बात हम लोग यहाँ ये नोट कर सकते हैं या हमको विजिबल है क्वाइट, कि जब पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी पर चल रहा होता है तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा होता है और डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा होता है। वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी बदल रहा है और डायरेक्शन में भी बदल रहा है। ठीक, तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड में बदल रहा है, इसके कारण क्या होता है कि पार्टिकल के ऊपर टैंजेंट के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लगता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? टेंजेंशियल फोर्स। यहाँ पे मैंने सपोज ये फोर्स बना दिया है, ये कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है। और ये क्यों लगता है? टेंजेंशियल फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ हम लोग एक रिमार्क ऐड कर सकते हैं, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड of velocity vector, particle experiences a force along tangent, right? And this force is called tangential force, called tangential force। ठीक, और ये फोर्स एफ टी किसके बराबर होता है? m इंटू डी वी बाई डी टी, बेसिकली मॉड ऑफ डी वी बाई डी टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक, सिमिलरली पार्टिकल की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसके कारण पार्टिकल टुवर्ड सेंटर एक फोर्स फील करता है विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको FC से डिनोट करते हैं और ये हमेशा कहाँ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। और इसलिए लगता है क्योंकि पार्टिकल का क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पे ये याद रखना चाहिए, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? पार्टिकल एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर। और ये फोर्स हमेशा किसकी तरफ होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है FC, इसको हम लोग लिखते हैं mv²/r, जहां r जो है इस सर्कल का क्या है? रेडियस। ओके, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ लीनियर वेलोसिटी हमको एंगुलर वेलोसिटी दे दी जाती है पार्टिकल की। ठीक, तो यहाँ पर हम एक सिंपल रिजल्ट डेवलप कर दे रहे हैं, हालांकि इसका अंडरस्टैंडिंग बाद में आएगा जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे। तो अगर इंस्टेड ऑफ लीनियर वेलोसिटी हमको एंगुलर वेलोसिटी दी गई है तो ये फोर्स जो है आ जाता है m⍵²r, जहाँ पर हमने ये कह सकते हैं ये जो v है इस v को एक्चुअली में इक्वेट कर दिया है r⍵ के बराबर। तो ये तुमको रिजल्ट याद रखना रहेगा कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे रूल है, कोई ऐसा टफ रूल नहीं है। बस तुम्हें ये देखना है कि जब पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है तो पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, और दोनों बदल रहा है तो क्या होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड बदलने पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा और डायरेक्शन बदलने पर क्या लगेगा? रेडियल फोर्स लगेगा।
रेडियल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो अब जो है ज़रा तुमको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि क्यों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mv²/r के बराबर है। ऊपर वाला रिजल्ट तो काफ़ी कॉमन ही है, मतलब न्यूटन्स लॉ से ही है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है तो एक फोर्स लगेगा जो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर चेक करते हैं कि ये फोर्स क्यों ऐसा आ रहा है। ओके, तो अब जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं कि क्यों वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो फोर्स है वो mv²/r होता है। तो सपोज़ हम लोग मानते हैं कि कोई पार्टिकल एक सर्किल पे चल रहा है, t = 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को प्लॉट कर दे रहे हैं t = 0। इस समय इसकी वेलोसिटी v है, ठीक। और फिर कुछ टाइम बीतता है और ये पार्टिकल क्या करता है, इस रास्ते पर चलता हुआ यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पहुँचने पर जो है इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन में फिर से चेंज होके v ही रहती है, और इस पॉइंट पे जो टाइम हुआ है उसको कुछ t के बराबर ही ले रहे हैं, ठीक है। ये टाइम जो है t के बराबर है, और इतने ड्यूरेशन में इसने एक एंगल ट्रैवल किया है थीटा, और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो s है, ठीक। तो अब आप जानते हो कि जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, और मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं m × dv/dt। तो जो dv है इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दोनों को ही मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम वेलोसिटी का जो कंपोनेंट ले रहे हैं जो टाइम t = t पर है, तो ये एंगल जो है अपना इधर ये एंगल भी थीटा होगा। तो हमारे पास वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स आएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। तो अब मैं ये वैल्यूज़ यहाँ इक्वेट कर दे रहा हूँ। तो हमारे vf की वैल्यू आ जाएगी -v sin थीटा × i कैप प्लस v cos थीटा × j कैप, माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो j कैप थी, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ये रिज़ल्ट अपने पास आ जाएगा -v sin थीटा × i कैप प्लस cos थीटा -1 × v × j कैप, ठीक। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ dv निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर sin² थीटा प्लस cos थीटा -1 का होल स्क्वायर × v। ये एक्सपैंड होके आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 1 -2 cos थीटा × v। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा, और 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 - cos थीटा × v। 1 - cos थीटा जो है 2 sin² थीटा/2 होता है। तो सॉल्व करने पे ये रिज़ल्ट मिल जाएगा 2v sin थीटा/2, ठीक। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है अब dv/dt, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2v sin थीटा/2 डिवाइडेड बाय टाइम जो ये ट्रैवल करेगा। टाइम कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस कैन बी रिटन एज r थीटा/v। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो इसने आर्क लेंथ ट्रैवल की है वो r थीटा है, बिकॉज आप जानते हो कि एंगल किसके बराबर होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2v² sin थीटा/2 डिवाइडेड बाय r थीटा, ठीक। तो ये इसका एक्चुअल रिज़ल्ट है। हम लोग जो रिज़ल्ट लेते हैं वो इंस्टेंटेनियस लेते हैं। अगर ऐसा कंसिडर करेंगे तो टाइम अगर बहुत छोटा है, मतलब अगर टाइम इंटरवल dt टेंड्स टू 0 है, देन थीटा विल टेंड टू 0। दिस इम्प्लाइज कि साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अपने रिजल्ट को अगर हम लोग यहाँ अप्रॉक्सीमेट कर दें तो इसमें हम साइन थीटा/2 को थीटा/2 लिख देंगे, तो थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा,
वी स्क्वायर बाय आर के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसकी मदद से हम लोग ये कहते हैं इस छोटे से मैथमेटिकल प्रूफ के थ्रू कि ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के कारण फोर्स लगा है वो किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है। ओके, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि तुम लोगों के लिए कुछ सिंपल सा स्टेप बना दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो और आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। कुछ सिंपल स्टेप्स हम बस फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि पार्टिकल जिस सर्कुलर ट्रैजेक्टरी पर मूव कर रहा है और जिस पॉइंट पे तुम उसे एनालाइज करना चाहते हो सर्किल पे, उस पॉइंट पे रेडियस और टैंजेंट की लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक, तो हमारा जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, draw radial and tangential line at the point of interest on the circular trajectory। ठीक है, सर्कुलर ट्रैजेक्टरी पर ही मानना, ये ना हो कि घर के किसी कोने में तुम रेडियल और टैंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दो। ऑन द सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। ठीक है, अच्छा, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपने लाइन मानी है टेंजेंशियल और रेडियल लाइन, जितने भी फोर्सेस पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं उन सबको रेडियल और टेंजेंशियल लाइन पर रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस एक्टिंग on the particle along radial and tangential line। ठीक, जो आपने लाइन मानी है उसी पे हम सारे के सारे फोर्सेस को क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे। ठीक, और थर्ड स्टेप में बिल्कुल ईजिली अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे। राइट इक्वेशन ऑफ मोशन along these line। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू m इंटू AT एक्सेलरेशन अलॉन्ग टेंजेंशियल लाइन, और सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू m एक्सेलरेशन अलॉन्ग रेडियल लाइन, और एक्सेलरेशन अलॉन्ग रेडियल लाइन हम लोगों ने क्या निकाला है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ हम सम ऑफ फोर्स अलॉन्ग टेंजेंट निकाल रहे हैं और यहाँ सम ऑफ फोर्स अलॉन्ग रेडियल लगा रहे हैं और इनको इसके बराबर रख देंगे। ठीक, अच्छा देखो, अगर ऐसा होता है कि सम ऑफ फोर्स अलॉन्ग टेंजेंशियल एक्सिस, अगर ये वाला पार्ट जीरो आ जाए तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर क्या जीरो हो जाए, AT की वैल्यू जीरो हो जाए तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यही सिंपल स्टेप हम लोग अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम सर्कुलर जिसका बेसिकली ट्रैजेक्टरी सर्कुलर है उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल हम तुमको यहाँ दिखा रहे हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट हो और ये स्टेप्स भी यूज़ तुम लोग कंफर्टेबली कर पाओ। तो यहाँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें एक पार्टिकल को मैंने मासलेस स्ट्रिंग से अटैच करके उसको हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करेंगे। तो सपोज यहाँ हमने अपने पार्टिकल को स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया फ्रॉम सेंटर O, और यहाँ पार्टिकल अटैच कर दिया और इसको कुछ वेलोसिटी दे दी v0। ओके, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये पार्टिकल रोटेट करते हुए इस पोजीशन पर पहुंच जाता है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी टैंजेंट के ही डायरेक्शन में होगी और ये वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है। ठीक, तो हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहीं पे हम लोग टैंजेंट और नॉर्मल की लाइन भी ड्रॉ कर देंगे या रेडियल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ये रेडियल लाइन हो जाएगी, और इसको पीछे एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ये टैंजेंट लाइन हो जाएगी। अब सारे फोर्सेस इसके ऊपर लगा देते हैं। इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इसका वेट है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हुआ है T अवे फ्रॉम पॉइंट। ठीक, और थोड़ा सा ही ज्योमेट्री अप्लाई करोगे तो ये देखोगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। mg को अगर रिजॉल्व कर देंगे रेडियल और टेंजेंशियल लाइन पे तो mg का ये कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और mg का टैंजेंट के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा
वो आ जाएगा अपना mg साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीधे सीधे अपनी स्टेप्स अप्लाई करते हैं जो हमने सीखा है। सबसे पहले सम ऑफ फोर्स अलोंग रेडियल लाइन किसके बराबर होना चाहिए, mv² बाय r के बराबर होना चाहिए। तो रेडियस के अलोंग कितना फोर्स है जो सेंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, t माइनस mg cos थीटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, mv² बाय r के बराबर आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, सम ऑफ फोर्स अलोंग टैंजेंट मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग टैंजेंट आना चाहिए। केवल एक ही फोर्स टैंजेंट पे लग रहा है mg साइन थीटा, वो भी मोशन के वेलोसिटी के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए टी, यहाँ से ए टी की वैल्यू मिल जा रही है माइनस g साइन थीटा। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, और अब हमारे पास यहाँ चैलेंज है कि हम v की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो v कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टू कैलकुलेट v अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर मैं इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो इतनी हाइट ये रेस कर रहा है h, राइट। और सिंपली आप h को कैलकुलेट कर सकते हो ज्योमेट्री से, ये आ जाएगा r माइनस r cos थीटा, जिसको लिख सकते हैं r1 माइनस cos थीटा। तो अब एनर्जी कंजर्व कर दे रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पे, और जो जिस पॉइंट पर वो पहुंचा है पार्टिकल, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी हाफ mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh। h की वैल्यू तुमने इक्वेट की है। सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमसे टेंशन पूछता है तो हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सर्टेन केस को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो अब एक प्रॉब्लम यहाँ करके दिखाते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलस का यूज़ देखते हैं और ये भी सिखाते हैं कि कैसे हम लोग एलिमेंट इमेजिन करते हैं किसी भी रिजिड बॉडी पर जिसका जो साइज़ है वो एक्सटेंडेड है या बड़ा है। सपोज़ अपने पास कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है इस रॉड को, राइट। और इस रॉड की लेंथ कुछ l ले लेते हैं, और हमने क्या किया है कि इस रॉड को किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट करना शुरू किया, जिसका सेंटर क्या है, जिसका एक एंड सेंटर ऑफ द सर्कल पे है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रॉड पर एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे। इस तरह का हमने कुछ इस पर एक एलिमेंट मान लिया रॉड पर। मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ जो है वो dx है, और ये एलिमेंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक, तो अब ये एलिमेंट हम यहाँ पे निकाल कर रख देते हैं। ये हमारा एलिमेंट है जिसकी लेंथ dx है। इस एलिमेंट पर क्या फोर्स लग रहा होगा, इस एलिमेंट पर इस एंड से टेंशन T लग रहा होगा जो इस पर अप्लाई किया हो गया होगा, और दूसरे एंड पर मान लेते हैं कि टेंशन आ जाता है T प्लस डी टी या T माइनस डी टी, क्योंकि सेंटर की तरफ इफेक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। तो हम लोग इसे ले लेते हैं, रीराइट कर दे रहा हूँ मैं इसे, इधर वाले टेंशन को ले लेते हैं T माइनस डी टी। ठीक है, तो जो इफेक्टिव फोर्स होगा यहाँ पे केवल रेडियल डायरेक्शन में है, तो हमें एक ही इक्वेशन यूज़ करनी है, सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r। तो यहाँ पर जो सम ऑफ फोर्स है टुवर्ड सेंटर है T माइनस डी टी, और ये किसके बराबर होना चाहिए, इस एलिमेंट का मास मान ले रहे हैं dm इंटू ओमेगा स्क्वायर। r के बदले हम लोग यहाँ पे कहो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं m⍵² r, तो ये आ जाएगा m⍵² x। तो यहाँ सॉल्व करने पे हमें dt मिल जा रहा है, और dt किसके बराबर आएगा, dm। अब एलिमेंट का मास कैसे निकालेंगे, यूनिट लेंथ ऑफ रॉड का मास होगा m/l, तो dx लेंथ का मास क्या होगा, m/l इंटू dx इंटू ω² x। तो टेंशन T की वैल्यू क्या आ जाएगी, m/l ω² x इंटू dx
इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक, क्योंकि इसी तरह के एलिमेंट को ज्वाइन करके तुम्हें रॉड बनाना है। तो हमको कब हमारा रॉड मिलेगा, जब हमारा ये एलिमेंट इस एंड से इस एंड तक स्कैन करेगा। जब ये एलिमेंट इस एंड पे होगा x की वैल्यू 0 होगी, जब एलिमेंट इस एंड पे पहुंच चुका होगा x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, L के। तो यहाँ इसको हम लोग अब सॉल्व कर देते हैं, तो आ जाएगा m/L ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से L, सॉल्व करने पे आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर L। तो ये रस्सी के किसी भी पॉइंट पर डेवलप्ड टेंशन है, जो हमें क्या नज़र आ रहा है कि थ्रू आउट कांस्टेंट है। कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे, हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो किसके बराबर होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर L के बराबर होगा। ओके, तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग डेथ वेल या रोटर कंसिडर कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हम लोग एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेते हैं और इस सिलेंड्रिकल सरफेस में कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सपोज यहाँ से वो पार्टिकल राइज करता है और इस एंड पे अंदर चला जाता है। मतलब मानो कि क्या होगा कि पार्टिकल हमारे जिस प्लेन में तुम देख रहे हो या जो मॉनिटर या मोबाइल का प्लेन है उसमें इस एंड से, इस वाले एंड से एक पार्टिकल निकलेगा, ऊपर सेमी सर्कल बनाएगा और इस एंड से अंदर चला जाएगा, फिर अंदर सेमी सर्कल बनाएगा और बाहर निकल कर आएगा। इस तरह का प्रोसेस ये लगातार करता चला जाएगा। मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो कहीं लाइन पे यहाँ हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, mg, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन जो इसे नीचे गिरने से रोकेगा। ठीक, तो हमको क्या करना है कि अपने व्हीकल को स्लिप नहीं करने देना है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कोई भी मोशन नहीं होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब mg जो है किससे छोटा होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ कंडीशन आ जाती है टू प्रिवेंट वर्टिकल स्लिपिंग mg should be less than f max या mg should be less than mu into n, राइट। और फिर से रेडियल डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन लिख दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो रेडियल डायरेक्शन में जो इकलौता फोर्स लग रहा है वो n है, विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, राइट। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाती है जो हम यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में इक्वेट कर सकते हैं। तो mg शुड बी लेस दैन, राइट, इस इक्वेशन से हमको v की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट rg बाय म्यू। v शुड बी ग्रेटर दैन दिस वैल्यू, जो v होना चाहिए क्या होना चाहिए, इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, v शुड बी ग्रेटर दैन अंडर रूट rg बाय म्यू। तो यहाँ ये कंडीशन अप्लाई करके हम लोग क्या कर ले रहे हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ओके, ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग एक फोर्स्ड वॉर्टेक्स क्रिएट करेंगे। वॉर्टेक्स का मतलब होता है हिंदी में भंवर, जो पानी में भंवर बनती है वो हम फोर्सफुली क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक सिलेंडर लिया है और सिलेंडर में शुरू में पानी केवल इस लेवल तक था, ठीक, दिस इज़ द लेवल ऑफ वाटर, और इसको पूरा हम लोग फिल कर देते हैं। ओके, ये पूरा लेवल इसमें लिक्विड का फिल्ड है। दिस इज़ द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टैंक या सिलेंडर जो भी हमने कंसिडर किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिलेंडर की एक एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारे सिलेंडर की एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट सिलेंडर में इसको रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो हम जैसे ही इसको रोटेट करना शुरू करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इसका एक एंड, जो एंड्स हैं यहाँ पर ये बॉर्डर पे टच कर रहे हैं, ये राइज कर जाएंगे और जो मिडिल पॉइंट है ये फॉल कर जाएगा। तो इसका जो शेप आएगा बाद में कुछ इस तरह का शेप ही अडॉप्ट कर लेगा, ऐसा शेप आ जाएगा इसका, कुछ इस तरह के शेप में लिक्विड आ जाएगा। अब जो हमारा लिक्विड है ये लिक्विड कुछ इतने रीजन में कन्फाइंड हो जाएगा ऐसे,
दिस विल बी द रीजन इन विच लिक्विड इज कन्फाइंड, ऐसा शेप आ जाएगा। और ये जो शेप बन रहा है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, वर्टेक्स। और ये जो बीच का शेप है इसको हम लोग यहाँ से हल्का सा रिमूव कर देते हैं। ये इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं, इस तरह के शेप में ये आ जाएगा। ऐसा जो ऊपर का लेवल था कुछ इस तरह का लिक्विड हमको नज़र आएगा हमारे टैंक में जब हम रोटेशन शुरू कर देंगे, ठीक है, ये आएगा। अब हमको ये जनरली यहाँ हम डिटरमाइन करेंगे कि ये कौन सा शेप बना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर ले रहे हैं लिक्विड का। यहाँ पे मैंने एक छोटा एलिमेंट कंसिडर किया है लिक्विड का, और मान ले रहे हैं कि इस एलिमेंट का मास dm है। तो क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है इस एलिमेंट पे, जरा हम अप्लाई कर रहे हैं। इस एलिमेंट का वेट एक्ट कर रहा होगा dm इंटू जी, इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा n। और अगर मैं ये डॉटेड लाइन यहाँ प्रोड्यूस कर दूँ तो मैंने क्या किया है कि फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया है और इसी को आगे बढ़ा दिया है, रेडियल लाइन है। तो सपोज़ यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है और ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। पार्टिकल यहाँ एक सर्किल पे चल रहा है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसका जो रेडियस है वो x मान ले रहे हैं। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस आ जा रही हैं, n cos थीटा जो है वो आ जा रहा है dmg के बराबर आ जाएगा, और n sin थीटा जो है वो टुवर्ड सेंट्रल है तो सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, dm ओमेगा स्क्वायर x के बराबर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर x बाय जी, राइट। बट अगर हम इसका प्रोफाइल चेक करें तो हमने यहाँ टैंजेंट ड्रॉ किया है, तो इस टैंजेंट ने भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ही बनाया है। तो tan थीटा को हम लोग थ्रू कैलकुलस लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे dy की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर x बाई जी इंटू डी एक्स, जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। तो जब हम किसी सिलेंडर में किसी लिक्विड को रोटेट करते हैं तो वो 3D पैराबोला का शेप ले लेता है। तो ये जो 3D पैराबोला बना है, 3D पैराबोला बना है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, पैराबोलॉइड, ठीक है। ये 3D पैराबोला क्या कहलाता है, पैराबोलॉइड। और अगर हम लोग 2D में इसको देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ मैंने कुछ केसेस में जो है इसको अप्लाई किया है, उन्हीं स्टेप्स को जो डेवलप किए थे हम लोगों ने सर्कुलर मोशन की इक्वेशन के लिए। इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से ज़रा देखना, खास तौर से जो मैंने नॉर्मल रिएक्शन इक्वेट किया है, ये n cos थीटा है जो dmg को बैलेंस कर रहा है, और n sin थीटा जो है वो टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है। क्योंकि तुम अगर टॉप व्यू देखोगे, मतलब किधर से देखोगे, इस तरफ से टॉप व्यू देखोगे तो तुम ये पाओगे कि पार्टिकल अलग अलग सर्किल पे चल रहे हैं। जो पॉइंट यहाँ पर है जो पार्टिकल, उसका सर्कल का रेडियस 0 है। जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे इस सर्कल का रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैंने किसी एक इंस्टेंट पर इस सर्किल को ले लिया है और फिर सॉल्व करके इसकी इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एप्लीकेशन दिखाए हैं यहाँ पे, कुछ एप्लीकेशन तुम लोग भी बुक से ट्राई करो, राइट। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। रेडियस लाइन चूज करनी है, टैंजेंट की लाइन चूज करनी है, उस पर फोर्स को रिजॉल्व कर देना है। टैंजेंट पे सम ऑफ फोर्स मास इंटू AT लिख देना है, और रेडियस पे फोर्स सम ऑफ मास इंटू mv स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर r लिख देना है, ओके। और इसकी मदद से आप लोग सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।